हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं जनरल साइंस फिजिक्स। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 है और इसमें हम करेंगे एमसीक्यूज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल परिमाण है? मूल परिमाण का मतलब मूल मात्रक। ठीक है, अब आप लोगों को पता है मूल मात्रक क्या क्या होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं मूल मात्रक क्या क्या है। मूल मात्रक क्या है? मूल मात्रक उन राशियों को कहा जाता है जो स्वतंत्र होते हैं, जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, और जो दूसरे होते हैं वो कौन से होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। ये उन राशियों को कहा जाता है जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, जैसे कि त्वरण, वेग, आवेग इत्यादि। ठीक है, अब जो हमारे मूल मात्रक होते हैं वो 7 होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योतित तीव्रता, पदार्थ, परिमाण। ठीक है, इनको हम अंतरराष्ट्रीय मानक या फिर एसआई यूनिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो लंबाई होती है, जो कि एक मूल राशि है, उसका मात्रक क्या होता है? मीटर, जिसको डिनोट करते हैं, जिसका संकेत होता है एम, स्मॉल एम। ठीक है, द्रव्यमान को किलोग्राम है इसका मात्रक, और इसका संकेत है केजी, के कैपिटल और जी स्मॉल। समय का है सेकंड। ठीक है, सेकंड को हम डिनोट करते हैं एस से। ताप का है केल्विन, केल्विन को हम करते हैं के से, कैपिटल के से। विद्युत धारा का है एम्पियर, एम्पियर को हम करते हैं कैपिटल ए से। ज्योतित तीव्रता, इसको कैंडला है इसका मात्रक, और जिसको हम सीडी से डिनोट करते हैं। और जो पदार्थ का परिमाण है उसका मात्रक है मोल, जिसको हम MOL लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे 7 मूल मात्रक हो गए, या मूल राशियां हो गए, या फिर मूल परिमाण हो गए। ठीक है, इसको अंतरराष्ट्रीय मानक या फिर एसआई यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा 2 और हैं जिनको हमने पूरक मात्रक बोला है। ये 2 कौन से हैं? ये 2 यूज होते हैं डिग्री में, कोण बनाने में। ठीक है, और समतल कोण के लिए, यानी कि 2D, अगर कोई शेप जो है, कोई आकार 2D है, ठीक है, समतल है, एक ही तल पर है, दो मतलब एक्स और वाई एक्सिस में बना हुआ है, तो उसको हम डिनोट करते हैं उसके कोण को रेडियन से। ठीक है, और दूसरा है घन कोण। अगर कोई आकार 3D है, कोई शेप 3D है, यानी कि एक्स वाई एक्स और जेड तीनों एक्सिस में डिनोटेड है, तो उसको हम स्टार रेडियन, SR बोलते हैं, स्टार रेडियन। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे मूल राशियां। अब देख लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से हैं। ठीक है, अब ये कौन सी राशियां हैं? ये राशियां वो हैं जो मूल राशियों से मिलके बनी है। इनमें कौन कौन से हैं? कार्य ऊर्जा, त्वरण, दाब, बल, शक्ति, क्षेत्रफल, आयतन, चाल, कोणीय वेग, आवृत्ति, संवेग, आवेग, पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन, विद्युत आवेश, विभवांतर वोल्टेज, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत धारिता यानी कैपेसिटेंस, प्रेरक चुंबकीय फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स, प्रदीप्तित घनत्व, प्रकाश तरंगदैर्घ्य, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, और प्रकाशीय दूरी। ये सब हम किसमें डिनोट करते हैं? ये सब हमारी व्युत्पन्न राशियां हैं। ठीक है, जो कि किससे मिलके बनी हुई है? मूल राशियों से मिलके बनी है, यानी कि मूल मात्रक से मिलके बनी है। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था वो था, निम्नलिखित में से कौन सा मूल परिमाण है? आयतन मूल परिमाण नहीं है, क्योंकि आयतन क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। ठीक है, मीटर क्यूब में होता है। ये किसी भी चीज का आयतन अगर आप ले रहे हैं तो वो किससे? मूल राशियों से मिलके बनेगा, तो वो नहीं होगा। काल और समय,
यस, समय जो होता है या काल जो होता है वो एक मूल मात्रक है, मूल परिमाण है। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट। वेग नहीं है, क्योंकि वेग क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो किससे बना है, मीटर और सेकंड स्क्वायर से बना है, इसीलिए वो मूल मात्रक नहीं है। बल भी क्या होता है, बल इक्वस टू एफ इक्वस टू एम ए होता है, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो ये भी आपका मूल मात्रक नहीं है। तो आपका मूल मात्रक है काल या फिर समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के सूत्र के समान है। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं आवेग क्या है। आवेग यानी कि इम्पल्स। आवेग क्या होता है, यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय अंतराल के लिए कार्यरत रहता है तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को वस्तु का आवेग कहते हैं। मतलब बल और समय अंतराल यानी कि F इंटू टी को क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा हो गई, डेफिनेशन हो गई। लेकिन अगर हम जनरली बोले आवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है, मान लीजिए कोई कार है, ये रोड पे जा रही है, ये किसी वेलोसिटी v से जा रही है। ठीक है, अचानक से रोड में एक गड्ढा आ जाता है। जैसे ही गड्ढा आएगा तो कुछ सेकंड्स के लिए इसकी जो v है, वेलोसिटी है, वो चेंज हो जाएगी, या तो कम हो जाएगी या छोटी ज्यादा हो जाएगी। उस कार को एक झटका लगेगा कुछ सेकंड्स के लिए। ठीक है, तो वो जो कुछ सेकंड्स के लिए झटका लगा है वही क्या होता है, इम्पल्स होता है। ये क्या होता है, क्षणिक होता है, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ छोटे समय अंतराल के लिए जो फोर्स लगता है इस गड्ढे के द्वारा, इस कार पे जो फोर्स लगा, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी इस टाइम क्या है, ये संवेग की कंडीशन में है। ठीक है, संवेग है, इसमें मोमेंटम है, मोमेंटम की कंडीशन में है, संवेग की कंडीशन में है। तो जैसे ही यहाँ पे गड्ढे में ये जाएगा, इसका जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस फोर्स की वजह से, इस गड्ढे की फोर्स की वजह से। तो इस फोर्स को, और जितने टाइम के लिए लगा है, कुछ सेकंड्स के लिए जो लगा है, उसको ही क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। ठीक है, या फिर किसको बोलते हैं, जो मोमेंटम में चेंज आया, जो संवेग में परिवर्तन आया, जिस संवेग से ये गाड़ी जा रही थी और इस गड्ढे में के आते ही उसके संवेग में जो परिवर्तन आया, यानी कि जब गड्ढे में जाएगी तो एक फोर्स लगेगा, जर्क लगेगा, तो कार की स्पीड कम या ज्यादा होगी, कार ऊपर को उछलेगी। वो जो चेंजेस आए हैं वो क्या होता है, संवेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, आवेग के बराबर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के सूत्र के बराबर होगा। बल का नहीं होगा, संवेग का नहीं होगा, बल आघूर्ण का भी नहीं होगा, किसका होगा, संवेग के परिवर्तन की दर। जिस परिवर्तन से कार की स्पीड में, वेलोसिटी में चेंज आया है, वही दर क्या होगी, आवेग होगी। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि संवेग क्या है, मोमेंटम क्या है। कोई भी वस्तु जो गति की स्थिति में है, इसका मतलब वो मोमेंटम कर रही है। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है, संवेग इक्वल्स टू द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि P इक्वल्स टू m इंटू वी, और इसकी जो यूनिट होती है वह किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, और संवेग की क्या होती है, न्यूटन सेकंड, यानी कि बल गुणा समय अंतराल, न्यूटन सेकंड होती है आवेग की यूनिट, मात्रक। ठीक है, परिमाण। तो ये हो गया आपका आवेग और संवेग। आवेग क्या होता है, क्षणिक होता है। संवेग क्या होता है, जो भी गति की स्थिति में है वो संवेग, उसमें मोमेंटम है, उस पे संवेग है। ठीक है, और संवेग के परिवर्तन को ही आवेग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी एक अंगूठी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, जो अंदर वाला ये छेद है अंगूठी का, ये क्या होगा अगर हम इस पूरे अंगूठी या छल्ले को गर्म करें तो ये हमें पता है, जैसे ही टेम्परेचर राइज करते हैं, यानी कि तापमान को जब बढ़ाया जाता है तो क्या होता है,
जो सरफेस होता है किसी भी धातु का वो क्या करता है, फैलने लगता है। धातु हो या कोई पदार्थ हो, कोई भी चीज हो जिसको अगर हम गर्म करेंगे तो उसका जो सरफेस टेंशन है, सरफेस जो है वो फैलने लगेगा। ठीक है, तो जो उसका बाहरी सरफेस है वो बाहर की तरफ फैलेगा। अब जो अंदर वाला है वो क्या होगा, वो इधर जाएगा या अंदर की जगह, अंदर की बाहर इधर फैलेगा और फैलेगा, इस डायरेक्शन में फैलेगा, किस डायरेक्शन में फैलेगा, या अंदर की तरफ फैलेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मान लीजिए अंदर की तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो छोटा होता जाएगा, यानी कि सिकुड़ता जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये बाहर की तरफ, ये जो छिद्र है वो बड़ा होता जाएगा, ये बाहर वाला सरफेस बाहर जा रहा है तो ये वाला सरफेस भी इसके साथ कहां जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, फिर से बता देती हूं मैं, ये सरफेस क्या होगा, बाहर की तरफ फैलेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो जो अंदर वाला है वो भी इसी के साथ बढ़ेगा, जैसे ये बाहर बढ़ रहा है तो ये भी बाहर की तरफ ही बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि आपका ये छेद है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, वो भी फैलेगा, वो छिद्र भी फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तापमान बढ़ाने पे, किसी भी पदार्थ का तापमान बढ़ाने पे उसका सरफेस जो है, उसकी सतह जो है वो फैलने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लौह की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, आपने कई बार देखा होगा, शायद करा भी होगा, नहीं करा होगा तो करके देखिएगा। अगर कोई पानी किसी गिलास में या किसी भी बर्तन में रखा हुआ है और बहुत देर से ठहरा हुआ है, उसका सरफेस जो है, उसकी सतह है वो हिल नहीं रही है, ठहरी हुई है, और आप उस पर हल्के से सुई रख दें तो वो पानी की सतह पर तैरती रहती है। जबकि अगर पानी की सतह हिल रही है और उस पर आप सुई रखते हैं तो वो डूब जाती है। क्यों, इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, ऑप्शंस देखते हैं। जब वह पानी के भीतर रहेगी तब वह अपने वजन से अधिक पानी का विस्थापन करेगी। नहीं, सुई का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो अपने भार के बराबर, वजन के बराबर पानी का विस्थापन नहीं कर पाती। यही रीजन है, जैसे ही पानी हिलता है सुई अंदर गिर जाती है, पानी में डूब जाती है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा है, सुई की संघनता पानी की संघनता से कम होती है, मतलब डेंसिटी, मेटल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है डेंसिटी का इससे, इस मतलब ज्यादा होती है इसलिए तो और डूब जानी चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत है। उसके पृष्ठीय तनाव के कारण, ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, जब पानी ठहरा रहता है तो उसमें क्या, एक सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाता है। अब ये सरफेस टेंशन क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, ये सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव क्या है, किसी द्रव या का वह गुण जिसके कारण द्रव की सतह तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है, वह न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की चेष्टा करती है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होता है, किसी भी द्रव, यहाँ पानी की बात नहीं हो रही है, कोई भी लिक्विड, कोई भी द्रव अगर एक ठहराव की कंडीशन में है, रुका हुआ है, तो उस पे एक झिल्ली के समान परत बन जाती है, सतह बन जाती है, जो क्या चेष्टा करती है, कम क्षेत्रफल, कम से कम क्षेत्रफल पाने की चेष्टा करती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाता है। इसी को ही क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। और जब ये सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाता है, उस टाइम पे अगर आप हल्के से सुई रखेंगे तो वो नहीं डूबेगी उस तनाव की वजह से। ठीक है, अभी सरफेस टेंशन क्या होता है, ये सरफेस टेंशन T=F/L होता है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। न्यूटन क्यों, F की यूनिट न्यूटन होती है N, और L क्या होता है, लंबाई, मीटर। ठीक है, तो इसकी वजह से सरफेस टेंशन की यूनिट न्यूटन मीटर होती है। तो आपका आंसर जो सी है वो होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक खंड पानी में तैरता है, यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा।
अब ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एक कटोरी में पानी भरा हुआ है, ठीक है, अगर आपने इसमें एक बर्फ का टुकड़ा डाला, जैसे ही आप बर्फ का टुकड़ा डालोगे तो वो क्या करेगा, अपने वजन के बराबर का पानी विस्थापित कर देगा, यानी कि पानी का जो लेवल है वो अब चेंज हो जाएगा पहले की तुलना में, ठीक है। इसने ऑलरेडी अपने वजन के बराबर पानी हटा दिया। अब जैसे ही ये पिघलना शुरू करेगा और जब ये पूरी तरीके से पिघल जाएगा तो इस पानी का स्तर क्या होगा, ये स्तर अभी भी उतना ही रहेगा, क्योंकि ये पहले ही अपने वजन के बराबर पानी हटा चुका है। तो ये जो स्पेस है ये इसमें समा जाएगा और ये जो स्तर है वो वही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला है शीशे के एक टुकड़े सहित, तो शीशा भी लगा है इसमें, मान लीजिए ये शीशा लगा हुआ है, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि इसमें ये शीशा लगा हुआ है, यहाँ पे शीशे के टुकड़े के सहित ये बर्फ का टुकड़ा है। तो जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे तो ये अपने हिसाब से पानी, जैसे ही डालोगे वैसे ही अपने हिसाब से पानी हटा देगा और पानी का स्तर बढ़ जाएगा कटोरी में, ठीक है। उसके बाद अगर ये पिघल भी जाता है तो भी ये स्तर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो एरिया है वो यहाँ पर दिया हुआ है, द्रव्यमान है जिसमें ये पानी पिघल कर आ जाएगा और शीशे का जो टुकड़ा है वो ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो ये स्तर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब इसकी कौन सा है, इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा है सही, ऊपर उठता है नीचे गिरता है उतना ही रहता है, फिर गिरता है और फिर उठता है, नहीं उतना ही रहता है, यानी कि कोई भी चेंज नहीं होता। अब इसको देख लेते हैं ये कौन सा प्रिंसिपल है, ठीक है। अब ये है, किसी बर्तन में पानी भरा है, उस पर बर्फ तैरती रहती है, जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाए तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही रहता है, ठीक है। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसका आयतन इतने भाग पानी ऊपर उठा लेता है, ठीक है, यानी कि 1/10 भाग पानी ऊपर उठा लेगा। उसके बाद वो पिघल भी जाएगा तो भी ये उतना ही पानी ऊपर रहेगा, उसका तल फिर ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही बर्फ डालते हैं वैसे ही सरफेस, जो पानी का सरफेस है वो चेंज हो जाएगा, वो ऊपर उठ के आ जाएगा। मान लीजिए पहले यहाँ पे था, आपने बर्फ डाला तो अब सरफेस कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब ये बर्फ पिघल भी जाएगी तो भी ये सरफेस उतना ही होगा, क्योंकि ये पहले ही अपने वजन के बराबर पानी हटा चुका है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उसके लिए कितनी होती है, 11 किलोमीटर पर सेकंड की जरूरत होती है, ठीक है। अगर इतने पलायन वेग से आप रॉकेट को छोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कण का वेग ग्राफ y = mt + c है तो कण चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। ये बोल रहे हैं एक कण है, ये चल रहा है, ठीक है, और इसकी जो ये वेग है इसको कैसे बताया है, ग्राफ बताया है इसका, y = mt + c, ठीक है। तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, जो लोग भी मैथ पढ़े होंगे उनको पता होगा ये किसकी इक्वेशन है, ठीक है। ये एक सरल रेखा की इक्वेशन है, मान लीजिए वेग है ये इस एक्सिस पे और इस पे क्या है, ये वेग है तो विस्थापन होगा, यानी कि वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट डी। अब ये बोल रहे हैं इन दोनों के बीच का जो ग्राफ है y = mt + c से है, mt + c यानी कि सरल रेखा का ये इक्वेशन है, इस तरीके का ग्राफ होगा, ठीक है। अगर इस तरीके का ग्राफ होगा तो जो वो कण है वो किस वेग से जा रहा है, उसमें क्या चेंज हो रहे होंगे। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे जो वेग 1 था, 1 मीटर पर सेकंड था, तो डिस्टेंस कुछ थी 1 ही होगी, क्योंकि ये सिंपल लाइन की इक्वेशन है। 2 पे 2 होगी, 3 पे 3 होगी, इस तरीके से होगी, ठीक है। अगर हम c को 0 मान लेते हैं तो
तो यानी कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, t के हो जाएगा। ये मान लीजिए ये है, ठीक है। तो आप देख रहे हो, आप वेग भी बदल रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बदल रहा है, लेकिन किससे बदल रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से बदल रहा है, कांस्टेंट वैल्यू से बदल रहा है। 2 पे 2 है, 3 पे 3 है, 4 पे 4 होगा, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू से बदल रहा है। इसका मतलब जो कण है वो किससे है, एक समान त्वरण के साथ जा रहा है। वेग परिवर्तन तो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन परिवर्तन भी हो रहा है। किसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसके त्वरण में, यानी उसके एक्सेलरेशन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो सेम त्वरण के साथ जा रहा है, इसीलिए सेम वेलोसिटी पे सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सेम वेग पर मतलब एक समान वेग पे एक समान डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि वो एक समान त्वरण से जा रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, एक समान त्वरण के साथ जा रहा है, इसी वजह से जो डिस्टेंस ऑफ वेग है उसके बीच में क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आ रहे हैं, ठीक है। ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है। अब हाइड्रोलिक क्या होते हैं, यानी कि ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है प्रेशर से, दाब से रिलेटेड है। हाइड्रोलिक जो चीजें होती हैं वो दाब से रिलेटेड है, दाब, प्रेशर, ठीक है। अभी बोलते हैं जो बड़े बड़े आपने ट्रक्स देखे होंगे उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि बहुत पावरफुल होते हैं, ये एकदम से दाब क्रिएट कर देते हैं, जिससे वाहन क्या है, गाड़ियां जो हैं तुरंत रुक जाती हैं। तो दाब का जो नियम दिया था किसने दिया था, पास्कल ने दिया था, ठीक है। क्या दिया था, पास्कल ने बोला था, पास्कल का नियम, यदि किसी द्रव्य में दाब प्रविष्ट किया जाए तो वह द्रव के पूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि पास्कल नियम पर आधारित है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक जो ब्रेक होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली लिक्विड होता है, एक तरीके का द्रव्य होता है। तो उस द्रव्य को पे जब ब्रेक लगते हैं, यानी कि जैसे ही दाव प्रेशर पड़ता है तो वो क्या करते हैं, पूरे द्रव में समान रूप से पड़ता है। जब मान लीजिए इस कोण यहां से प्रेशर पड़ा तो सब पे समान रूप से पड़ेगा, जिसकी वजह से जो टायर्स हैं वो वहीं के वहीं जाम हो जाते हैं गाड़ियों के। और ये नियम किसने दिया था, ये नियम पास्कल ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि वायु दाब मापी यंत्र की रीडिंग अचानक तेजी से गिर जाए तो उससे यह संकेत मिलता है कि मौसम। अब जो बैरोमीटर होता है ये किस लिए यूज किया जाता है, जो वातावरण का वो है, प्रेशर है, उसके लिए बैरोमीटर यूज किया जाता है, ठीक है। जनरली हम क्यों यूज करते हैं, अगर कोई तेज आंधी तूफान आने वाला होता है उस टाइम पे क्या होता है, जो बैरोमीटर की रीडिंग होती है वो गिर जाती है, एकदम से गिर जाती है, जिससे ये समझ में आता है प्रेशर गिर गया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ तूफान आने वाला है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं क्या है ये। अब यह है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। वायुयान में बैठे यात्रियों के फाउंटेन पेन से स्याही नहीं निकलती, क्योंकि क्या होता है, वायुमंडलीय दाब जो है वो कम हो जाता है। नमक मिले पानी या क्वथनांक कम होने के कारण इसमें भोजन जल्दी पक जाता है। व्यक्ति की नाक से खून निकलने लगता है, ये आपने बहुत बार देखा होगा, जो लोग वो करते हैं, मतलब एवरेस्ट वगैरह या फिर पहाड़ों पे चढ़ाई करते हैं, चढ़ते हैं, अगर जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाएगा, तो कई बार लोगों की नाक से ब्लड आने लगता है, क्योंकि जो हमारी धमनियों का दाब है वो दाब सह नहीं पाती हैं, ठीक है, उनका दाब कम होता जाता है, इससे वो सह नहीं पाती है और वो फट जाती हैं, और नाक की जो होती है बहुत ही कमजोर होती है, तो सबसे पहले नाक से ही खून निकलता है। तो ये आपने देखा होगा। जल 100 डिग्री से कम तापमान पर उबलने लगता है, अगर आप उसका
प्रेशर कम कर दोगे, जैसे कुकर है, कुकर में आपको बहुत ज्यादा हीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें प्रेशर बन जाता है, प्रेशर बनने की वजह से खाना पक जाता है, जल्दी पक जाता है। अगर आप उसको खाली हीट पे ही पकाओगे तो टाइम लगेगा पकाने में, इसीलिए हम प्रेशर कुकर में प्रेशर का यूज करते हैं जल्दी खाना पकाने के लिए। ठीक है। अधिक ऊंचाई पर कम दाब के कारण वायु की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। जैसे ही दाब प्रेशर कम हुआ, वायु भी वहां पर कम हो जाती है। ठीक है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। ठीक है। जब जैसे ही बैरोमीटर की रीडिंग कम हो जाती है, उस टाइम पे क्या होता है, अत्यधिक तूफानी होगा। ठीक है। इससे ये संकेत मिलता है कि जो मौसम अब होने वाला है वो क्या होगा, तूफानी होगा। ठीक है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना भी होती है, जो कि यहाँ पे वर्षा का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है। ये दिया हुआ है, लेकिन इसमें हम अनुमान ही लगा सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि लगातार ही होगा, हो सकता है कुछ देर के लिए हो बहुत ज्यादा तेज फिर बंद हो जाए। तो ये ऑप्शन इसलिए सही नहीं है क्योंकि लगातार का पता नहीं है कि लगातार होगी कि नहीं होगी, लेकिन हाँ बारिश हो सकती है, ये भी बताता है ये। ठीक है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाता है, ज्यादा होता जाता है, इसका मतलब मौसम साफ रहेगा। जैसे ही बढ़ता है प्रेशर, वैसे ही इसका मतलब है तूफान या फिर बारिश का अंदेशा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बॉल को लपकते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है। ठीक है। अब जैसे ही बॉल हाथ में आती है, मान लीजिए ये हाथ है, यहाँ पे बॉल ले रहे हैं, हैंड से पकड़े, तो क्या होगा, एक झटका लगता है। झटका मतलब कुछ सेकंड्स के लिए प्रेशर फोर्स पड़ता है। और जब मैंने अभी आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि जब एक कुछ बहुत ही छोटे अंतराल के लिए, समय अंतराल के लिए बल पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिससे बॉल के मोमेंटम में चेंज आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इम्पल्स की वजह से उसके हाथ में क्या होता है, वो पीछे की तरफ ले जाता है, एक झटका लगता है, वो ले नहीं जाता है एक्चुअली, झटका लगता है जिसकी वजह से उसका हाथ पीछे चला जाता है। ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये आवेग की वजह से होता है। कम समय अंतराल में जो भी फोर्स लग रहा है वो आवेग की वजह से ही लगता है। ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चंस। ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट है आपको किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको क्लियर आउट कर दूंगी। ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और आपको लगता है कि लैंग्वेज या फिर स्पीड की कुछ प्रॉब्लम समझ में आती है तो वो भी आप मुझे बताइएगा। ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।